नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं स्वाधीन तिवारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत जी। हम दोनों ही लोगों को बेसब्री से इंतजार था, इसीलिए एक निश्चित समय पर होने वाला ये जो लाइव है वो हमने आज डिले किया। वो इंतजार जिस तरीके से आपको भी था वो हमें भी था, और इंतजार इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अजीत जी परिणाम आए और हम सभी को इंतजार था कि इससे कहीं सेमीफाइनल कहीं कहा जा रहा था, कहीं कुछ कहा जा रहा था। मैं बात कर रहा हूं देश में हुए उपचुनाव की। उपचुनाव तो हो गए, परिणाम भी आ गए। परिणाम क्या कुछ कहते हैं, परिणाम के पीछे की क्या कहानी है, अजीत जी ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सीधे आपसे इसके बारे में जानना चाहूंगा। हाँ स्वाधीन, देखो अभी ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के एकदम बाद ये चुनाव पहले जो ड्यू थे उनको कराया गया। हालांकि जो लोकसभा चुनाव में जो सीटें खाली हुई हैं वो उपचुनाव अब होंगे आने वाले दिनों में। लेकिन अमूमन देखो क्या होता है कि उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अधिकांश सीटें जीतती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्या वो बहुत कम होता है ऐसा कि जो सत्ताधारी पार्टी सीट हार जाए। लेकिन हाँ, बीजेपी के लिए ये परिणाम इस लिहाज से थोड़ा सा चिंताजनक और निराशाजनक है कि उत्तराखंड के जो 2 सीटों का परिणाम है, एक बद्रीनाथ की सीट का और एक मंगलौर की सीट का, रुड़की के पास एक जगह है मंगलौर, ये दोनों परिणाम थोड़ा चौंकाने वाले हैं क्योंकि उत्तराखंड की 5 सीटें अभी लोकसभा की बीजेपी ने जीती है, बीजेपी की वहां पे सरकार है। और सबसे बड़ी बात, बद्रीनाथ जो सनातन धर्म का गढ़ है, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट अगर हारता है तो ये बड़ा चिंता का विषय है बीजेपी के लिए। मुझे हंसी इसलिए आई है जी की मतलब हंसी तो नहीं कह सकते, लेकिन चिंताजनक बात है कि अयोध्या, और आपने बड़ी अच्छी बात की, अयोध्या के बाद ठीक बद्रीनाथ, अयोध्या लोकसभा और बद्रीनाथ। स्वाधीन जो तुम बोल रहे हो उससे पहले विपक्ष बोल चुका है कि राम के बाद नारायण ने भी उनको ठुकरा दिया है। राम और नारायण एक ही रूप होता है ना, राम का ही रूप कहते हैं, नारायण के रूप में बद्रीनाथ, बद्री हमारे भगवान है वहां पे, तो वो भी एक राम से जुड़े हुए उनको कहा जा सकता है। तो वहां पे भी बीजेपी, देखिए बीजेपी ने, अब बीजेपी को थोड़ा इनके कर्ता धर्ताओं को सोच बदलनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, चीजें बदल रही है। आप एक ढर्रे पे चलेंगे तो कांग्रेस बन जाएंगे आप। मैं कांग्रेस की इसलिए तुलना करता हूँ बीजेपी से कि कांग्रेस ने भी अपना ढर्रा नहीं बदला है। कांग्रेस एक ढर्रे पे चलती है तो चलती जाती है, चलती जाती है, वही गांधी फैमिली हमारी करता धरता, हमें कुछ नहीं करना, जब गांधी फैमिली को वोट मिलेगा हमें भी मिल जाएगा। तो बीजेपी में भी लगा कि शायद मोदी जी के नाम पर जो कुछ चमत्कार हो रहा होता रहेगा, वो चमत्कार अब धीरे धीरे, देखिए उसकी वजह है आप अति उत्साह में ऐसा फैसला कर देते कि उधर से भी तोड़ के लाओ, उधर से भी फोड़ के लाओ, इसको भी लियाओ, उसको भी लियाओ, उसको बिठा दो, उसको वो कर दो। अब उसका परिणाम है बद्रीनाथ की सीट में आप हारे हैं। आपने बड़ी तोड़ फोड़ करके वहां पे भी खेल किया, कहाँ पे, बद्रीनाथ में। पब्लिक इससे ऊब गई है। और दूसरी बात अहम बताऊं मैं आपको, ठीक है एक राष्ट्रीय स्तर पर डेवलपमेंट दिख रहा है, सड़कें दिख रही हैं, तमाम काम हो रहे हैं, ट्रेन, नई नई ट्रेनें चलती भी दिख रही हैं, वो सब ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी अपने स्तर पर तो एक डेवलपमेंट काम करके दे रहे हैं, लोगों के लिए ढांचागत सुविधाएं बना के दे रहे हैं कि जिससे पब्लिक को फायदा हो। लेकिन राज्य सरकारें उसके उलट है। राज्य सरकारों में स्थिति इतनी खराब हो गई है, जो बीजेपी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में हारी है, राजस्थान में हारी है, कि राज्य सरकारों के जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, अफसरशाही है, वो ये मान बैठी कि किसी की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली जाके शिकायत कर दे। कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है। जो लोकल स्तर पर सड़कें बननी चाहिए, उत्तराखंड की बता रहा हूं मैं तुमको, बहुत बुरी हालत है उत्तराखंड में। अगर आज उत्तराखंड में ये स्थिति है कि जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट हैं, ऑल वेदर रोड हो गई, ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, जो भारत सरकार के हैं, उनको छोड़ उत्तराखंड बर्बाद किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार कहूं या माफिया कहूं, ये तमाम वो लोग हैं, होटल्स खुल रहे हैं, सड़कें, जो वहां बड़ी बड़ी नदियां उनको खुदान हो रहा है, एक खनन माफिया हावी है, और तमाम तरह की दिक्कतें वहां पर लोकल आदमी जो है झेल रहा है। सड़कें टूट रही हैं। अब देखो ना, आज मार्ग बंद हो गया, जरा सी बारिश होती नहीं मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसके लिए जिम्मेदार वहां की स्टेट गवर्नमेंट है, वहां की पीडब्ल्यूडी है, वो लोग हैं जो योजना नहीं बना रहे हैं। हमको आप हाईवे तो दे दिया आपने, लेकिन कनेक्टिविटी वाली जो सड़कें होती है ना, गांव देहात में जो कनेक्टिविटी वाली सड़कें होती हैं, जो राजमार्ग होते हैं, तो क्षेत्रीय सड़कें होती हैं, जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्षेत्रीय सड़कें और कनेक्टिविटी वाली सड़कें जब हो ना, तो तभी काम बनता है। आप स्वाधीन जी घर जा रहे हैं, अब पता चला हाईवे से तो आप पहुंच गए 3 घंटे में,
लेकिन वहां से फिर आप आपको अपने घर जाने में पता चला कि सुबह से शाम हो गई। वो एक वजह है। अब मंगलौर देखिए, मंगलौर की सीट बहुत बड़ी चेतावनी है बीजेपी के लिए, ये बात बीजेपी को समझनी होगी। अब आप पूछेंगे कैसे? देखिए, जब लोकसभा चुनाव का पहले चरण की जब वोटिंग हुई थी, वो स्टोरी आईटीवी नेटवर्क के अखबार संडे गार्डियन ने की थी सबसे पहले, वो मैंने लिखी थी वो स्टोरी। वो स्टोरी का मैं आपको दिलचस्प हिस्सा बताता हूँ मैं आपको। जी बिल्कुल। ये अगर बीजेपी उस स्टोरी, कांग्रेस ने तो उस स्टोरी को पढ़ के इशू बनाया, संडे गार्डियन को पढ़ के वो इशू बनाया कांग्रेस ने। अब आप पूछो कैसे? जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो ये लक्सर और मंगलौर, जहां से आज चुनाव परिणाम कांग्रेस जीती है, वहां से रिपोर्ट कुछ लोगों ने मुझे फोन किया कि साहब उत्तराखंड की सीट तो हार गई बीजेपी। मैंने कहा भाई कैसे? उनका ये कहना था कि जो दलित और मुस्लिम वोट जो है, दलित वोटर जो है वो यार मुस्लिम वोट एक हो चुका है और वो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं जम के। मैंने कहा चलो मुस्लिम तो करती हैं खिलाफ, इसको कोई नई बात है, लेकिन दलित और बेहद माफी चाहते हुए आपने बड़ी दिलचस्प बात कही और खुद में आपने तो किसी से बात की और ये अनुभव अजीत जी देखा। अभी मैं जब सोशल मीडिया को खंगाल रहा था, ट्विटर को खंगाल रहा था, तो मुझे एक बड़ा दिलचस्प वीडियो आया और उसका जिक्र मैं करूंगा क्योंकि आपने उस मुद्दे को उठाया है। मंगलौर सीट जिसका आप उदाहरण दे रहे हैं, उसमें वोटिंग के दिन शायद मेरे ख्याल से कोई अप्रिय घटना घटित होती है और कहा जाता है कि वो सांप्रदायिकता और सारी चीजें दी जाती है। शायद वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर आए हैं या मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहां पे, वो मुस्लिम कैंडिडेट कुछ घायलों से अस्पताल में मिलने जाते हैं और जो मिलते हैं, जो एक मतलब उस मिलने का जो उनका हाव भाव है जीत जी, कि बेहद गले मिलकर के मिलना, रोना, एक मानवीय स्वभाव। कहीं ना कहीं नहीं, वो जो हार बीजेपी की हो रही है उसमें आप जो जिक्र कर रहे हैं, उसमें वो बात निकल करके आ रही है कि जनता से कनेक्टिविटी इनकी हट चुकी है। तो देखिए नहीं, काजी निजामुद्दीन जो वहां से चुनाव जीते हैं वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं। उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए वो सीट की मैं बात को बता रहा हूँ कि वो सीट में दलित, पिछड़ी, मतलब और दूसरी अदर कास्ट से हरिजन, तमाम ऐसे लोग हैं और मुस्लिम ठीक ठाक आबादी है वो। तो जब पहले वोटिंग में मेरे को किसी ने कहा कि साहब वहां पे खेला हो गया है, क्या कहते हैं, हरिद्वार से कांग्रेस जीत सकती है। मैंने क्या बात होगी कि साहब ये एक बात फैली है नीचे स्तर पर कि बाबा के खतरे में, बाबा खतरे में। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बार बार बोल रहा हूँ, मैंने स्टोरी करी संडे गार्डियन में। मैंने कहा बाबा क्या 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 मतलब कि बाबा भीमराव अंबेडकर खतरे में। खतरे में उन्होंने ये कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीट पार सीटें ले आती है तो ये आरक्षण को खत्म कर देंगे और जो संविधान भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उसको ये बदलने वाले हैं। क्योंकि ये बात आती थी कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब लोगों को भुलाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और अब 400 पार का नारा जो बड़ी बात कर रही है वो यही है। तो वो आप समझिए कि उससे क्या हुआ कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ा सब वोटें एक हो गई और वो उन्होंने उस एरिया में बीजेपी हारी है। बाकी हरिद्वार में बाकी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन मंगलौर वाली सीट के आज चुनाव परिणाम ने फिर एक संकेत दिया है कि वो जो वोट बैंक था, जो पिछड़ी जाति का या दलित जाति का या मतलब जो ओबीसी वगैरह जो था, वो कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी देखिए, दूसरा कारनामा देखिए बीजेपी का, मैं हैरान हूं क्यों करते हैं ऐसा कारनामा। बद्रीनाथ में भी आपने कैंडिडेट से छेड़छाड़ करी और वहां पर हरियाणा के आदमी को ले जाके चुनाव लड़ा दिया। अच्छा, आप देखिए, भडाना जो है, हरियाणा के आदमी है, भडाना गुजर है, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, भडाना है सरनेम उनका, गुजर है समुदाय जाति से, उनको हरियाणा से ले जाके वहां चुनाव लड़वा दिया। मतलब सबको लगा कि मोदी जी की लहर चल रही है और पूरा हिसाब किताब। अति की भी अति है ये तो, एक तरीके से माना जाए तो। नहीं, वो वही कह रहा हूं आपसे ना। देखिए, उसके बाद आप हार गए चुनाव। अब उत्तराखंड में अगर आप 2 सीटें हार रहे हैं, ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि उत्तराखंड आपके हाथ से निकल रहा है। अब जो पुष्कर सिंह धामी, जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोज है, जो वो लेके आए थे पुष्कर सिंह धामी को, वो खटीमा से चुनाव लड़ते थे, खुद विधानसभा का चुनाव हारे। उनके बारे में मैं हैरान हूं कि क्यों नहीं रिपोर्ट्स हैं भारत सरकार के पास कि पुष्कर सिंह धामी का क्या था, कैसे था, ये हरक सिंह रावत से इनके कैसे संबंध हैं। तमाम नेता ये लोग जो तथाकथित वहां पर जिनका एक वो चलता है। देखिए, जो कहे जाते, उत्तराखंड राज्य के लिए अगर किसी एक व्यक्ति ने सोचा तो भुवन चंद खंडूरी थे, जो उत्तराखंड के दर्द को समझते थे, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड जिन लोगों के लिए बना कुछ मिलना चाहिए। बाकी
तो केवल लूट खसोट वहां पे हो रही है। भारत सरकार को प्रधानमंत्री मोदी जी वहां से पता है आपको कितने लोग कितने बड़े बड़े पदों में, अजीत डोभाल वहीं से आते हैं, जो जी हमारे सीडीएस है चौहान वहीं से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, वो भी पौड़ी जिले से। बिपिन रावत जो पहले सीडीएस बने थे वहीं के थे, योगी आदित्यनाथ भी वहीं के हैं। आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल पौड़ी जिला बिल्कुल एक इतना इंपॉर्टेंट जिला है, वही जिला आज उपेक्षित है। और उत्तराखंड इसलिए उपेक्षित है कि जो वहां पर जो भी बड़े पद पे आया उसने ये नहीं सोचा कि अब यूसीसी की बात हो रही है, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। जी जी यूसीसी का एक ही मतलब है कि आप ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं, लेकिन बाकी लोकल जो यूसीसी जो अभी आ रहा है उसमें जो सुनने में आ रही है बातें, वो लोकल जो लोकल नागरिक है वहां का, लोकल उत्तराखंडी, उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है यूसीसी। मैं आपको बता जी रहा हूँ, बवाल होगा इसको लेकर। अब ये बीजेपी के करता धरता अगर ये हमारा ये यूट्यूब देख रहे हो तो समझे इस चीज को, वो एक बार चिंतन करें, मनन करें। जी उत्तराखंड ने आपको उत्तर प्रदेश के लिए भी सिग्नल दे दिया है। उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए सिग्नल दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में आप लोकसभा की कितनी सीटें आ रहे हैं, आप 62 में से आप घट के 30-32 पे आ गए, आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहां पे। आज अगर उत्तर प्रदेश में आप 62 सीटें रिपीट करते तो आपकी सरकार बहुमत में होती। तो आपको ये मैं उत्तर रोक रहा प्रदेश हूँ में फिर, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात मैं बता दूं कि आज ही उत्तर प्रदेश के जौनपुर, खासतौर पे पूर्वांचल से सटे हुए जिला, सटा हुआ जिला है जौनपुर, उसकी बदलापुर सीट से जो बीजेपी के दूसरे बार विधायक हैं, उन्होंने बाकायदे वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से सोशल मीडिया पे, जिन्होंने साफ तौर पे ये बात कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश के बारे में कठोर निर्णय लेने होंगे, नहीं तो 27 का चुनाव हम अगर इसी हाल में रहे तो हार जाना है। नहीं, मैं उसी वीडियो पे आ रहा था, मैं वही कह जी रहा हूँ, एक शुरुआत हो गई है ये आप समझिए कि बात चिंगारी ऐसी भड़कती है धीरे धीरे। न चाहते जी हुए भी कांग्रेस की सरकार अपने आप ही बन जाएगी, देश में भी और स्टेट में भी। और अब आप बिल्कुल देखिए कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी सारी सीटें रिटेन कर ली, कोई चक्कर नहीं हुआ। जी फिर इनको बीजेपी को कहाँ लगा तगड़ा झटका, हिमाचल में लगा है। हिमाचल में इन्होंने तोड़फोड़ करी, राज्यसभा चुनाव के टाइम पर कोशिश करी सरकार गिर जाए, लेकिन वहां पर जी उल्टा हो गया। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, जिस निर्दलीय को लेके तोड़ के लाए थे वो हार गया। तो हिमाचल में झटका लग गया, उत्तराखंड में झटका लग गया। आप मध्य प्रदेश में एक सीट आपने कांग्रेस ले ली, कोई बात नहीं। बिहार में निर्दलीय जीत गया, न जेडीयू को स्वीकार करा जनता ने, ना लालू यादव की पार्टी को स्वीकार करा। तो उपचुनाव अगर ओवरऑल देखे जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छे रहे। 4 सीटें बंगाल की जीत गए, 2 आप उत्तराखंड की जीत गए, 2 हिमाचल की जीत गए, 8-9 सीटें जीत गए आप। तो ये भले बीजेपी कह रही होगी भाई अभी ये छोटे चुनाव है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है स्वाधीन जी, अगर बीजेपी के करता धरता इसको समझे कि अब तोड़ फोड़ जोड़ तोड़, किसी कहीं का भानुमति का कुंबा कहीं से लायर कहीं बिठा दिया किसी को। अब राजस्थान में 5 सीटों पे उपचुनाव होने, उत्तर जी प्रदेश में 13 सीटों पर उपचुनाव होने, ये बहुत बड़ी परीक्षा है राजस्थान मध्य प्रदेश। मैं आज आपको बता रहा हूं कि राजस्थान की 5 सीट अभी तक बीजेपी अगर आज चुनाव हो जाए तो 5 हार जाएगी। आप अच्छा समझ रहे हैं ना, हाँ जी 5 सीटें हार जाएगी। और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत अच्छा प्रयोग करा कि भजनलाल शर्मा ठीक है, हो सकता है बहुत ईमानदार हो, बहुत ऑनेस्ट हो, लेकिन वो एक राजनीति के साबित नहीं हो पा रहे, 6-8 महीना हो गया उनको। ये प्रयोग नहीं बिल्कुल चलेगा। जी। आपको अगर अभी आपने फैसला नहीं लिया राजस्थान को लेके, तो राजस्थान में अगर आज चुनाव हो जाता है, आप यकीन मानिए, ये बात मैं बहुत तो बड़ी मतलब बात कर, 150 मैं सीटें। एकदम आपको रोक रहा हूँ, जिस फैसले की बात कर रहे हैं मतलब इशारा आपका उसी तरीके तरफ है कि क्या राजस्थान में सीएम बदला जाएगा? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ये आला कमान, बीजेपी आला कमान रिपोर्ट मंगाए ना, देखे क्या हो रहा जी है भाई। अब क्या होता है कि क्या कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है सागर को, कहते हैं ना पानी का एक एक बूंद तब घड़ा। जी जी एक एक बिल्कुल छोटी बिल्कुल, बूंद बूंद भाई से। छोटी छोटी घटनाएं शुरू हो गई हैं ये। मतलब लोकसभा से शुरुआत हुई, आप बहुमत में नहीं आए, अब ये उपचुनाव में आप धीरे धीरे हार रहे हैं, उसके बाद आने वाले उपचुनाव में, और ये 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव, आज ये रिपोर्ट है तीनों विधानसभा में। वो ठीक है कि महाराष्ट्र में अभी एमएलसी के चुनाव में तोड़ फोड़ जोड़ तोड़ में एनडीए ने हाथ मान लिया, एनसीपी की एक सीट को हरा दिया, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट यही बताती हैं कि हरियाणा में एक लहर है कांग्रेस की, महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी उसकी लहर है, झारखंड में भी बीजेपी अभी टक्कर में नहीं है,
मैं लहर नहीं बोल रहा हूँ झारखंड में, लेकिन बीजेपी टक्कर में नहीं है, वहां पे विपक्ष में है, टक्कर में नहीं है अभी आज के दिन में। तो ये देखिए अमित शाह जो बीजेपी के बहुत बड़े, जिसे जिन्हें चाणक्य माना जाता है और जी जी संगठन के बहुत अच्छे जानकार हैं, भले ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो सब मिलजुल के सरकार चलती है, बहुत बड़ा संगठन है, पार्टी में संगठन का बड़ा रोल है। अब समय है बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी ने यही एक समय है, उनको सोच समझ के पूरा मंथन वैसे चल रहा होगा। अब मैं अभी एक बात थी कि राष्ट्रीय, देखिए कैसे होता है, हार झटका किसे कहते हैं। ये वही बीजेपी पार्टी जो 6 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर देती थी कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाना जी होंगे। इस बार 30 जून को जेपी नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया है। कोई अभी अध्यक्ष के नाम को लेकर ये था कि भाई उत्तर प्रदेश से केशव प्रसाद मौर्य दलित चेहरा है, फेस है, दलित को बना के क्या पता एक मैसेज महाराष्ट्र से विनोद तावड़े जी। तावड़े जी हैं, आपके जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, पहले उनकी भी बात चल रही है, तमाम नाम चल रहे हैं। जी लेकिन बीजेपी और संघ कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि भाई अब क्या 3 विधानसभा के चुनाव हैं, उनसे पहले किया जाए, और पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के वो नहीं चल पाए, फ्लॉप हो गए, कई चीजें चलती हैं। देखिए जब आप जीतते हैं तब तो आपके सारे फैसले सही साबित होते हैं, सारे पासे आपके सही पड़ते हैं, लेकिन एक बार अगर आपसे चूक हो गई, वो चूक यही हुई कि आपने 400 पार का नारा दे दिया, आपने बहुत सारे प्रयोग एक साथ कर दिए। एक टाइम पर एक प्रयोग चलता, आप 400 पार के नारे पे या तो चुनाव लड़ते, प्रयोग नहीं करते, आपने प्रयोग कर दिए, प्रयोग कर दिया, सीट चेहरे वेरे बदल दिए, नए लोगों को लिया, लेकिन चुनाव हार गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद फैसला होगा। शायद ये खबरें आ रही हैं कि जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा उसके लिए हो सकता है कि 6 महीने इंतजार करना पड़े। 6 महीने का मतलब आप समझ रहे हैं, तीनों विधानसभा के चुनाव के परिणाम आ जाएंगे अक्टूबर नवंबर में, है ना। 2-3 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए इन तीनों चारों राज्यों के। तो अब बीजेपी अगर इस स्थिति में आ गई है कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है और उसके लिए टाइम लग रहा है, तो ये चिंता का विषय। ऊपर से आप उत्तराखंड जैसे राज्य के उपचुनाव हार रहे हैं, जहां पर आपने अभी 5 लोकसभा की सीटें जीती, तो वो दोनों उपचुनाव आप इसलिए हार गए कि एक तो आपने स्मार्टनेस दिखाई, कैंडिडेट को छेड़ा, दूसरी जगह से आयातित कैंडिडेट लेके आए और आपके खिलाफ वोटिंग हो गई। तो स्वाधीन जी, ये एक समय है बीजेपी के रणनीतिकारों को मंथन करना पड़ेगा कि हर समय एक जैसी स्थिति नहीं रहती है, परिस्थितियां, चीजें बदलती हैं। आप अगर कांग्रेस बन के सोचेंगे कि भाई कोई नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक नहीं होगा, बिगड़ेगी बातें। अगर आपने अभी से फैसले कर लिए, अभी से ऐसे निर्णय ले लिए जो आगे चल के, अभी मैंने आज एक हमने स्टोरी भी करी है, कल आप देखेंगे कि बजट को लेकर किसानों ने आंदोलन की घोषणा कर दी, बिल्कुल, और वो अगले हफ्ते दिल्ली कब कूच करना है इसका फैसला कर देंगे। अग्निवीर को लेकर भारत सरकार पर दबाव है, हालांकि उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस में 10% अग्निवीरों को रिजर्वेशन की बात की, लेकिन जेडीयू कहता है कि इस योजना को बंद करो या उसमें कुछ चेंजेस लाओ। तो मेरा कहने वाला छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बातें ना बन जाए, उससे पहले बीजेपी के कर्ता धर्ता और नेता कुछ अगर ढंग का फैसला करेंगे तो पार्टी शायद फिर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस को जो अब धीरे धीरे कांग्रेस उठान में आ रही है, उसके पीछे बीजेपी की गलतियां, पहले कांग्रेस की गलतियां थी तो कांग्रेस रसातल में चली गई, अब बीजेपी गलती कर रही है तो कांग्रेस अपने आप ही आप होती जाएगी और कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको पता चलेगा कि कांग्रेस सब जगह सत्ता में आ गई है। तो ये बीजेपी को सोचना होगा कि क्या करना है हमें। जी, तो आपने जो इशारा किया, एक बहुत ही पुराना दोहा है हिंदी का कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया कि मतलब अगर मैं उनको रफली कहूं कि 400 पार का नारा, 400 पार के नारे के बारे में आपने बड़ा ही वाजिब आपने बात कही, और मैंने भी कुछ लोगों को सुना और समझा, तो उनकी जो राय थी कि 400 पार का नारा ये एक अधूरा नारा था। और इस पे कहते हैं कि सोने पे सुहागा तो नहीं कहा जाएगा कि रही सही कसर पार कर दी बीजेपी के कई नेताओं ने कि 400 पार के बाद क्या। जनता ये कयास लगाने लगी कि जैसे अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये जो बीजेपी 2014-19 में जो नारे लाती रही,
वो नारे तो पूरक थे। क्यों? क्योंकि नारे बेसिकली सर आपने तो बड़े मतलब बड़ी करीब से पत्रकारिता देखी है कि नारे एक समय में गूंजते थे तो उन नारों के मतलब से लोग जीत जाते थे। चाहे वो मायावती नारा देती रही हो, चाहे कांग्रेस नारा देती रही, तो भारतीय राजनीति में नारों का बड़ा महत्व रहा है, हाईटेक राजनीति होने के बावजूद भी रहा। तो 400 पार के नारे का जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया, वो बड़ी बात है कि 400 पार के बाद क्या, जनता ये सवाल है। और विपक्ष ने उसी कमी को पूरा कर दिया कि 400 पार का नारा, जैसे ही बीजेपी के कुछ नेताओं ने बोला कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान क्यों बदला जाएगा? तो जो आपने उत्तराखंड की एक सीट की बात कही कि लोगों ने कहा कि बाबा जा रहे हैं, आपके शब्दों में अगर मैं कहूं तो नहीं, बाबा भीमराव अंबेडकर खतरे में है। नहीं, उनका लिखा संविधान आपने बड़ा सधा शब्द, बड़ी सधी लाइन आपने बोली कि बाबा खतरे में है। इसलिए लाइन अपने आप में बताती है कि जनता के मन में जो वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, जो जिसकी जिंदगी में राजनीति सिर्फ एक चुनावी पर्व के रूप में रहती है, जो वोट करने जाता है अपने काम को लेकर के, अपने हित को लेकर के, लेकिन भले ही कोई राजनीति से कितना भी बेरुखी रखे, लेकिन हम जिस देश में हैं, जहां पे रहते हैं, वहां संविधान सर्वोच्च है। स्वाधीन एक चीज और है हमारे देश में, संविधान तो सर्वोच्च है, तो उसको ना कोई बदल सकता, ना बदल पाएगा, ना आरक्षण इस देश में खत्म होने। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कि मैं अभी गडकरी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो जात पात की बात करेगा, उसी पे आ रहा था जो आपने गडकरी जी के गोवा के बयान का आप शायद जिक्र कर रहे हैं कि जाति पात जो करेगा मैं उसको वो करूंगा। जी बोलिए। जी हाँ, नहीं, वो देखिए क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। हम कई बार क्या होता है कि हम ये इस जात पात की राजनीति में देश भूल जाते हैं। हम देश के बारे में नहीं सोचते, हम तुरंत फायदे की, जैसे एक उदाहरण दिल्ली में मैं आपको लूं, दिल्ली में डेवलपमेंट रुक गया, शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत बयानबाजी करी अरविंद केजरीवाल ने और शीला दीक्षित हार गई। शीला दीक्षित के हारने के बाद 5 साल तक दिल्ली में ना कोई पुल बना, ना कुछ बना। देश की कैपिटल है, कैपिटल का स्वरूप बिगड़ गया। लेकिन लोगों का स्वार्थ देखिए कि फ्री बिजली मिल रही है, फ्री खाना मिल रहा है, फ्री 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 फ्री। ये फ्री के चक्कर में, मुफ्त के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं कि इससे देश का जो है बेड़ा गर्क हो रहा है। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ठीक है। अब रिजर्वेशन वाली जो कास्ट है, जो ये नेता जो आरक्षण की राजनीति करते हैं, या जो इनके जो पिछड़ी जातियों की, पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, वो देश के लिए नहीं कर रहे हैं राजनीति। उनका स्वार्थ इतना भरे कि हमको कुर्सी मिल जाए, किसी तरीके से सत्ता में आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस किसी तरीके से साम दाम दंड भेद। अब 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करा, क्या हुआ देश में हिंसा हुई, देश कई सौ साल के लिए पीछे चला गया। आप आरक्षण में कोई बुराई नहीं, आरक्षण दीजिए, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आरक्षण के लिए क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर ने, कांग्रेस के लिए क्या कहा था महात्मा गांधी ने। भाई ये कांग्रेस एक आंदोलन का एक रूप था ये कांग्रेस, और अब आजादी मिल गई तो इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन राजनीति भी कांग्रेस पार्टी चलती रही, कांग्रेस नाम चलता रहा। फिर अंबेडकर जी का भी यही कहना था कि भाई एक समय तक आरक्षण ठीक है, एक समय के बाद इस आरक्षण की समीक्षा होकर इस आरक्षण के बारे में सोचा जाना चाहिए। लेकिन अब जो भी सोचने की बात अगर करते हैं, एक आध बार संघ ने बोला होगा, अपने मुखपत्र पे लिखा होगा, तो सारी कांग्रेस जैसी राजनीति बड़ी पार्टी, जिसके कि सारे बड़े नेताओं ने कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करी। इंदिरा गांधी रही हो, राजीव गांधी रहे हो, उन्होंने कभी जात पात की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया। इंदिरा गांधी का खुद ही नारा था, इंदिरा जी का, कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। जी बिल्कुल। हाँ, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। लेकिन देखिए समय का वो देखिए, उनका नाती राहुल गांधी आज फिर जात पात की राजनीति के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, कुछ वो क्रांति लाएंगे। क्रांति तो कोई भी नहीं ला पाएगा इस देश में। अगर आप सत्ता आज मिल जाती है, ना तो बेरोजगारी कोई खत्म कर पाएगा, ना महंगाई खत्म कर पाएगा, और ना आरक्षण खत्म कर पाएगा। लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व की राजनीति करी, मंदिर की राजनीति करी, क्योंकि उन्हें पता था कि जात पात में बटे हुए हिंदुओं को आप यूनाइट नहीं कर सकते। और ये भी फैक्ट है कि बीजेपी पे एक ऐसा टैग लग गया कि इस देश का मुसलमान उसे वोट नहीं देगा कभी। 100% में से 5-10% होंगे जो दे देंगे, ये भी पक्की बात है। लेकिन वही अब कैसे बांटा जाए, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि गडकरी ने बहुत अच्छी बात कही, जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए देश में।
धर्म की भी नहीं होनी चाहिए राजनीति। आप डेवलपमेंट की बात करें, आप दूसरी बातें करें, मुद्दों पे राजनीति होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि केवल और केवल कुर्सी पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को भिड़ा देते हैं। और जी हमारा जो गरीब तबका है, जो गरीब हमारा जो वोटर है, वो उस राजनीति में आ जाता है। अब उसने कहा भाई, उनको लगा कि भाई भीमराव अम्बेडकर की संविधान को खत्म कर देंगे। खतरा है, खतरा है, खतरा है। संविधान को अब देखिए ना, कांग्रेस ने एक अपने लिए समस्या बुला ली। आपने संविधान की राजनीति करी, उन्होंने 25 जून से जो है आपातकाल का वो मनाना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने एक दिवस मनाया जाएगा। काला दिवस। तो अब आप देखिए, पूरा ध्यान जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, उनसे उन सब से आपका ध्यान भटक गया। आप उन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। अब आप बीजेपी ले कहा कि हम आपातकाल पर 25 तारीख को वो मनाएंगे, 25 जून को। इधर कांग्रेस संविधान और आरक्षण की बात कर रही है। तो जो किसानों के मुद्दे हैं, गरीबों के मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरी है, चाकरी है, उस पर कौन चर्चा कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। मुद्दे बिल्कुल अलग हटके हो गए। अब ये धीरे धीरे आने वाले चुनाव में भी ये मुद्दे और बदलेंगे। किसान जी आंदोलन होगा तो फिर किस रूप में लेते हैं, बजट आएगा, बजट में क्या मुद्दे होंगे। ये तो ये कहने वाले कि गडकरी ने कहा कि ठीक है भाई, ये जात पात धर्म, वो उनको धर्म, अपनी पार्टी को भी नसीहत दी है उन्होंने। तो जी वो अगर ऐसा हो जाता है, अगर लोग, जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो इन चीजों, अब बीजेपी को देखो, बीजेपी ने भी थोड़ा बहुत कांग्रेस की पचिनों पे चली, तोड़ फोड़ करी, इधर से इसको तोड़ा, इसकी सरकार ले ली, उसको इधर से ले लिया। उसका खामियाजा बीजेपी ने उपचुनाव में भुगत लिया है। हो सकता जी है कि बिल्कुल। आने वाले थोड़ा और तो भुगतना पड़े। बेहतर लोकसभा चुनाव में भी अजीत जी बीजेपी ने मतलब मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को जो बहुमत नहीं आया, वो तो एक वजह उसकी तोड़फोड़ की राजनीति और सारी चीजें भी थी। स्वाधीन जी, अजीत पवार का मुद्दा जो है ना, महाराष्ट्र वाला, वो आपको मैं बताऊं, उत्तराखंड तक में मुद्दा बनाया। आप जी समझिए आप कि भाई वो आदमी कैसे ईमानदार हो गया जिसपे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सही कह रहे उसमें हैं। कोई शक नहीं। 30,000 हाँ, 3,000 का उसका घोटाला जिसके ऊपर, सही कह रहे हैं। हाँ। अब प्रफुल्ल पटेल, आप बरी हो गए, प्रफुल्ल पटेल को आप बरी कर दिए क्योंकि आपकी पार्टी में आ गए। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र हमारे देश का कमाऊ सबसे बड़ा राज्य है, अमीर राज्य है। विकसित प्रदेश, वहाँ बिल्कुल हर सही कह रहे आदमी, हैं, आज से नहीं बहुत पहले से विकसित प्रदेश है। वहाँ की राजनीति करने वाले भी अरबपति होते हैं, माफिया भी अरबपति होते हैं। वहाँ कोई गरीब नहीं मिलता आपको नेतागिरी में। वहाँ नेता बनता ही इसीलिए कि आपको मालदार। ऐसे ही हमारे साउथ के राज्य हैं। साउथ के जी जी राज्यों के भी नेता वेता कोई छोटे मोटे आदमी होते नहीं है, वो भी तमाम अमीर होते हैं। हमारे उत्तर भारत के गरीब मिल जाएंगे आपको, लेकिन साउथ के गरीब नहीं मिलेंगे आपको राजनीति में, और महाराष्ट्र जी के जी लोग भी नहीं मिलेंगे। ये सब जानते हैं कि क्या होता है उसमें, घोटाले, क्या घोटाले करते हैं, क्या होता है। तो वो ये बीजेपी को देखिए, अच्छी खासी बीजेपी की छवि है, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की अपनी एक छवि है, लेकिन उसके बावजूद आपने जब ये उल्टे काम किए तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये उपचुनाव एक शुरुआत है, लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम आया है। और अगर यही ट्रेंड बदला कि किसी एक्स को बिठा दिया, किसी कुर्सी में वाई को बिठा दिया, नीचे जो काम का है उसको नीचे कर दिया, जो काम नहीं जानता उसको ऊपर कर दिया, इस पर सोचना पड़ेगा बीजेपी को। अब आप भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना के सफल नहीं कर सकते। आपने मध्य प्रदेश में, वो ठीक है कि यादव काम कर रहे हैं, ठीक है, सक्सेस हो गए, या वो उनको अनुभव था, वो लंबे समय से राजनीति से जुड़े थे, मंत्री रहे, काम किया उन्होंने। लेकिन आप ऐसे प्रयोग करें, आप पुष्कर सिंह धामी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। वो ठीक है, एमएलए, ठीक है, एमएलए तक ठीक थे, वो भगत सिंह कोश्यारी के केले चपाटे टाइप के थे, उनके यहाँ काम करते थे वो, इसलिए आज उनको आपने मुख्यमंत्री बना दी। थोड़ी तो गरिमा रहनी चाहिए ना, थोड़ी तो गरिमा रहनी चाहिए। फिर आप अगर मौका मिला है तो आप काम करके दिखाएं। आप बिल्कुल। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं, हो सकता है कि बीजेपी वालों को नाराज लगे, अरविंद केजरीवाल जी के नक्शे कदम पर चल रहे। आप मतलब एक मार्केटिंग का हवा खड़ा करते हैं, लगता है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जैसे दिल्ली में आप देख रहे हो कितना अच्छा काम हुआ है, खड़ंजे बिछने बंद हो गए, सड़कें बननी बंद हो गई, पुल बनने बंद हो गए। तो वही स्थिति, जो कुछ काम हो रहा है दिल्ली में आसपास, वो भारत सरकार का काम हो रहा है। भारत जी सरकार जो करा रही है वही हो रहा है। तो लुटियन ही उत्तराखंड होना में है। भी जो कुछ, हाँ, उत्तराखंड में भी अगर आप जो काम देख रहे हैं, ऑल वेदर रोड देख रहे हैं, आप चमचमाती हुई बद्रीनाथ तक रोड देख रहे हैं, ट्रेन जाती हुई देख रहे हैं, और बिजली के इतने सारे प्रोजेक्ट दे दिए हैं वहां, जितने दे दिए हैं
कि उसी का खामियाजा जाता है भूस्खलन, अब पानी जी नहीं आना, बाढ़ आना, ये जो अंधाधुंध प्रोजेक्ट दे दिए ना नदियों में डैम बना बना के, नदियों का प्रवाह तो क्षेत्र कहीं ना बिल्कुल कहीं सही कह रहे हैं, नदियों का प्रवाह क्षेत्र बदल गया है, सारी चीजें हो गई। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि अब थोड़ा बहुत आप अपने करिए, आप मार्केटिंग, कोई बुराई नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जनता जिसने वोट दिया है वो आपको एक बार दो बार तो जिता देगी, लेकिन तीसरी बार नहीं जिताएगी। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अगर जल्दी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखते और दिल्ली की डेवलपमेंट पे ध्यान देते तो उनको तिहाड़ जेल में नहीं जाना पड़ता, लेकिन तिहाड़ जेल जाना पड़ गया। क्यों? इसलिए कि आपने जिस बातों को, जिन वायदों को लेकर आप मुख्यमंत्री बने, आप उनको भूल गए, आपने जनता को गुमराह करा, तो कहीं ना कहीं तो जनता की हाय लगती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में एक शुरुआत हुई है, दिल्ली अगर इसको समझ जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा है, नहीं तो उत्तराखंड की आंच उत्तर प्रदेश में आएगी। और उत्तर प्रदेश का मतलब तो आप समझते हैं, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गया तो मतलब दिल्ली सब भी कुछ। गया, सब कुछ गया। तो ये आप बीजेपी के रणनीतिकारों को, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को सोचना होगा कि उन्हें क्या करना है। जी चलिए, जिसे सोचना है उसी की सोच पर छोड़ते हैं। फिलहाल तो जो चुनावी नतीजे आए हैं, कहीं कभी खुशी कभी गम, कई फिल्मों के गाने हैं, कहीं खुशी कहीं गम, आपने भी देखे हैं। तो फिलहाल तो ये कहा ही जा सकता है, लेकिन ये भी है कि जो आपने अपने आकलन में अगर सार में कहा कि खतरे की घंटी है, आकलन करना जरूरी है। अब वो आकलन आप बार बार कहते रहे हैं पहले की चर्चाओं में कि कांग्रेस को भी करना जरूरी है। फिलहाल तो इस बिल्कुल। चुनाव के बाद जो हम आप देखेंगे ही, कल फिर मिलते हैं, कांग्रेस का जोश हाई ही है और हाई होगा। राहुल गांधी जी कुछ नए बयानों के साथ आएंगे जो हम खबरों की दुनिया में रहने वाले हम लोगों के लिए जरूरी है। तो कल फिर मिलते हैं कुछ और नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।